सो है गेस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी रहेगा, जितने भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर आज के दिन की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि फ्राइडे के दिन इस कंपनी ने अपने क्वार्टर 1 के रिजल्ट को पब्लिश किया था और मार्केट ने जो एक्सपेक्टेशन इस कंपनी से रखी थी उस एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अगर हम क्वार्टर 1 की बात करें तो कुछ चीज़ें हमें मैच होती हुई देखने को नहीं मिली। इस वजह से आज के दिन आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में अच्छा खासा प्रेशर भी देखने को मिल रहा था और रिलायंस इंडस्ट्रीज 3% तक गिरती हुई भी नज़र आ रही थी। अब देखो दोस्तों, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी की अगर हम बात करें तो उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का नाम सबसे ऊपर आपको देखने को मिलता है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे बड़ी कंपनी है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप। अब इतनी बड़ी कंपनी अगर एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में 3% तक गिर जाती है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका इम्पैक्ट हमें पूरे बाजार में देखने को मिलता है, क्योंकि पूरे बाजार की अगर हम बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का अच्छा खासा वेटेज उसमें हमें देखने को मिलता है। बट फिर भी 3% गिरने के बाद बाजार आपको आज के दिन अच्छा इसीलिए देखने को मिल रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं HDFC बैंक और ICICI बैंक की बात करें तो उनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आज के दिन हमें विटनेस करने को मिला। इस वजह से बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। और आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो उसमें जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो बैंक निफ्टी का है। और बैंक निफ्टी जिस दिन आपको नेगेटिव क्लोज होती हुई देखने को मिलती है उस दिन पूरे बाजार में आपको इसका इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। तो आज के दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज 3% गिरी ज़रूर, बट HDFC बैंक ICICI बैंक अगर मान लो फ्लैट रहती तो उस केस में बाजार आपको नीचे देखने को मिल सकता था। बट आज के दिन ये दो कंपनी ने अच्छी मूव दिखाई थी, इस वजह से कहीं ना कहीं बाजार को ये दो कंपनी ने ईजिली संभाल लिया रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के गिरने के बावजूद भी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एग्जैक्ट नंबर्स के बारे में कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में आज के दिन 3% गिरावट का कारण बन रही हैं। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक टेलीग्राम चैनल के बारे में जो कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में और 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ये ट्रेंड कर चुके हैं जो कि ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में ही है। तो इनके टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है। तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा जितने भी रिसर्च होते हैं कंपनी से रिलेटेड वो आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को अच्छी तरह से रिसर्च कर आपको अपडेट होता हुआ देखने को मिलेगा यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इनके साथ आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो सबसे पहले एक चीज़ जान लो कि कंपनी ने जो क्वार्टर 1 के रिजल्ट को रिपोर्ट किया था फ्राइडे के दिन, उसमें जो कंपनी के नंबर हमें देखने को मिले थे, चाहे हम प्रॉफिट की बात करें या फिर EBITDA की, अगर क्वार्टर 1 में देखोगे तो ये कंपनी का अब तक का बेस्ट नंबर था। बट फिर भी मार्केट की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो थोड़ी सी ज़्यादा थी, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। अब देखो दोस्तों एग्जैक्ट मार्केट की एक्सपेक्टेशंस क्या थी वो जेफरीज ने यहाँ पर मेंशन किया है। देखो मेंशन है कि कंपनी का जो कंसोलिडेटेड EBITDA रिपोर्ट हुआ वो अगर एस्टिमेट के हिसाब से देखें तो हमें 3% कम देखने को मिला। और अगर हम बात करें O2C सेगमेंट जो कंपनी को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है और रिटेल सेगमेंट, उसके जो EBITDA है वो हमें 5% और 4% से गिरते हुए नजर आए अगर हम बात करें एक्सपेक्टेशन से। तो ये एक सबसे बड़ा कारण बना है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के वीक परफॉर्मेंस का कि कंपनी के नंबर्स तो क्वार्टर 1 में अच्छे रहे हैं बट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अगर हम बात करें तो नंबर्स एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाए हैं। और जब किसी कंपनी के नंबर्स अच्छे आने वाले होते हैं और ये बाज़ार एज्यूम कर लेती है तो वो सारी चीज़ें ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुकी होती है। बट अगर उस हिसाब से अगर नंबर्स देखने को नहीं मिले तो उस केस में बाज़ार शॉक होती है और अक्सर आपको ऐसे मूव्स देखने को मिल जाती है। तो एज ए बिगिनर आप इस चीज़ को थोड़ा सा नोट करके चल सकते हैं कि बाज़ार एक्चुअल में वर्क कैसे करती है जब नंबर्स की बात होती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम क्या है, BSE लिमिटेड है। सो आज के दिन की बात करें तो BSE आपको ज़बरदस्त फोकस में रहती हुई देखने को मिल रही थी। अब इसके फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, तो चलिए उसकी बात करते हैं। अगर आप दोस्तों BSE के बिज़नेस को देखोगे तो मेनली आपको इसका 3 बिजनेस देखने को मिलता है, जिसमें एक बिजनेस है
कंपनी सर्विसेज देती है ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग का, जिसमें बोल सकते हैं कि कंपनी जो है वो प्रोवाइड करती है प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप इक्विटीज़ में ट्रेड कर सकते हैं, डेट में, इक्विटी डेरिवेटिव्स में, उसके अलावा करेंसी डेरिवेटिव्स देखने को मिलता है और भी है जो कि आप नोट कर सकते हैं। अब ये जो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है BSE का, इसमें जो इतने सारे सर्विसेज जो ये देती है, जब हम बात करते हैं रेवेन्यू की, किस सर्विसेज से कंपनी को कितना रेवेन्यू मिलता है, तो उसमें एक सेगमेंट आपको ज़रूर हाईलाइट होता हुआ दिखेगा जो कि है इक्विटी डेरिवेटिव्स का। पिछले कई टाइम से इक्विटी डेरिवेटिव्स का जो सेगमेंट है वो पहले जैसा रेवेन्यू नहीं दे पा रहा है, मल्टीपल रीजंस की वजह से। पहला रीज़न तो आप बोल सकते हैं सेबी है, जिसने रूल्स की वजह से जो इस मार्केट के वॉल्यूम से उसमें एक भयंकर गिरावट दिखाई है। उसके बाद अगर हम बात करें इंडियन स्टॉक मार्केट के ख़राब परफॉर्मेंस के बारे में, उस वजह से भी काफ़ी सारे लोग मार्केट से निकल के, जिस वजह से भी वॉल्यूम्स में एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। बट वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस बार हमें Q1 में शॉर्ट आउट होती हुई नजर आई। बट जुलाई के स्टार्टिंग में हमें एक न्यूज़ सुनने को मिला कि जैन स्टेट को सेबी ने बैन कर दिया है, और उसके बाद जो NSE के टोटल टर्नओवर के डेटा हमें रिपोर्ट होते हुए दिखे, उसमें वॉल्यूम्स में डबल डिजिट की ड्रॉप हमें देखने को मिली। तो जैन स्टेट के मार्केट से हटने की वजह से मार्केट में वॉल्यूम्स की काफ़ी कमी देखने को मिली, और इस वजह से क्या है कि जो एक्सचेंज है या फिर बोल सकते हैं जो ब्रोकर हैं, उन सारी कंपनीज़ के जो रेवेन्यू है उसमें आने वाले कल में एक बड़े गिरावट की भी उम्मीद जग रही थी। बट अभी चीज़ें क्या रिपोर्ट हो रही हैं, चीज़ें यहाँ पर ये रिपोर्ट हो रही हैं कि जैन स्ट्रीट ने जो अपना पेशकश रखा था सेबी के सामने, वो सारे पेशकश कहीं ना कहीं अप्रूव हो चुके हैं, और जैन स्ट्रीट अब मार्केट में वापस से ट्रेडिंग करने के लिए एलिजिबल है। अब एग्जैक्ट चीज़ें क्या थी वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो दोस्तों, उन्होंने एक इस्क्रो डिपॉजिट रखा था, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं एक थर्ड पार्टी को पेमेंट किया था। 4,000 समथिंग करोड़ था, एग्जैक्ट नंबर आप यहाँ पर नोट कर लो, 4,844 करोड़। अब ये जो नंबर था जो इन्होंने एक थर्ड पार्टी को डिपॉजिट किया था, वो थर्ड पार्टी क्या करेगी, वो उसी पेमेंट को संभाल कर रखेगी। अब वो पेमेंट के बदले जैन स्ट्रीट ने सेबी से अपने कुछ कुछ शर्त रखा था, लाइक उनके ऊपर जो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसमें से कुछ रिस्ट्रिक्शंस अगर वो हटाकर वापस से ट्रेडिंग अगर वो अलाउ करने देते हैं, तो ये 4,844 करोड़ रुपए सेबी को मिल जाता। और यहाँ पर रिपोर्ट फिलहाल ये निकल के आ रही हैं कि सेबी ने वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मान ली हैं, और जैन स्टेट वापस से ट्रेडिंग करने के लिए अब एलिजिबल है। तो वंस अगेन बोल सकते हैं एक बड़ा एलिगेशन जो सेबी ने लगाया था जैन स्ट्रीट के ऊपर, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं शॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही हैं, और जो फ्रॉड से रिलेटेड चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं उसमें वंस अगेन सेबी का यहाँ पर रेपुटेशन जो है एक बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है। तो इन सारी चीज़ों पे आप थोड़ा सा ध्यान रखना, और इन सारी चीज़ों की वजह से क्या है कि अब उम्मीद है कि जो बड़े टर्नओवर्स में गिरावट दिख रही थी उसमें आने वाले कल में इंप्रूवमेंट दिख सकती है, और इसी वजह से जो भी कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनी है, चाहे हम BSE की बात करें या फिर बाकी कोई ब्रोकर की बात करें, उनके नंबर्स नहीं, परफॉर्मेंस आज के दिन हमें अच्छी देखने को मिल रही थी। और इसी वजह से बोल सकते हैं एक और कंपनी खुश थी जिसका नाम है CDSL। देखा जाए तो CDSL एक डिपॉजिटरी है, ना ही कोई एक्सचेंज है, ना ही कोई ब्रोकर है, बट ये कैपिटल मार्केट में काम करती है। इस वजह से एक मार्केट की जब न्यूज़ आती है तो अल्टीमेटली उस मार्केट में जितनी भी कंपनीज हैं उन सभी में इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इस वजह से CDSL इस न्यूज़ की वजह से गिरी थी जब बैन से रिलेटेड चीज़ें हमें सुनने को मिली थी, और अब वापस से उठ गई है क्योंकि अनबैन की न्यूज़ अब हमें सुनने को मिल रही है। अब दोस्तों CDSL की अगर हम बात करें तो इसके भी रेवेन्यू को अगर देखोगे तो एनुअल इश्यूर इनकम से कंपनी का टोटल रेवेन्यू का 34% आता है, बट दूसरा नंबर ट्रांजैक्शन चार्जेस का है, जिससे कंपनी टोटल रेवेन्यू का 32% जनरेट करती है। और ट्रांजैक्शन चार्जेस कंपनी को तब बेनिफिट देता है जब मार्केट में वॉल्यूम ज़्यादा होते हैं, और अभी वॉल्यूम्स में ही सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली थी। इस वजह से ये सारी चीज़ें जो है वो कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज़ के लिए अच्छी रही हैं अगर आज के दिन की हम बात करें। अब दोस्तों CDSL के आने वाले कुछ दिनों बाद क्वार्टर रिजल्ट भी हमें देखने को मिलने वाले हैं। अगर हम रिजल्ट्स की डेट्स की बात करें तो नोट कर सकते हैं आप 26 जुलाई, इस दिन कंपनी अपने Q1 के रिजल्ट को पब्लिश करेगी। अब देखना पड़ेगा कि कंपनी के नंबर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैसे हैं, क्योंकि उम्मीद है कि Q1 बेसिस पे नंबर्स में इंप्रूवमेंट दिख सकती है, क्योंकि Q1 में कहीं ना कहीं वॉल्यूम्स हमें ज़्यादा देखने को मिला है अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें, अगर Q4 से उसको कंपैरिजन करके देखें तो इस वजह से Q1 में इंप्रूवमेंट तो दिख सकती है Q1 बेसिस पर, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट दिख रही है या फ्लैट दिख रही है, उस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा, उसी पे ध्यान देना है आपको। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है BEML। आज के दिन दोस्तों कंपनी फोकस में है क्योंकि कंपनी स्टॉक स्प्लिट देने वाली है, जो कि अब तक का पहला स्टॉक स्प्लिट है। अगर हम बात करें एक डिफेंस PSU कंपनी की कैटेगरी में ये कंपनी आती है, और ये कंपनी ने अभी तक कोई भी स्प्लिट वगैरह दिया नहीं है, बट अब ये कंपनी पहली बार
स्प्लिट देने जा रही है। तो इसके लिए कंपनी ने आज के दिन बोर्ड मीटिंग भी कंडक्ट किया है। बोर्ड मीटिंग में अगर स्प्लिट अप्रूवल हो जाता है तो आज के दिन आपको इस कंपनी की तरफ से स्प्लिट की न्यूज़ देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ तो इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहाँ तक था। करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।